वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। माय नेम इज़ यश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। बट उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने ऑलमोस्ट 80% सिलेबस को ख़त्म कर दिया है और जल्दी ही हम पूरा केमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड का ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स। ओके, नाउ लेबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्कोहल एंड फिनॉल, मतलब अगर लैब में आपको एक टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल दे दिया तो आप उसे कैसे पहचानोगे, या फिर आपको एक वॉच ग्लास पे फिनॉल दे दिया, फिनॉल सॉलिड होता है, तो आप उसे कैसे पहचानोगे। तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। तो पहला जो टेस्ट है वो लिटमस टेस्ट है। वाटर सोल्यूबल अल्कोहल एंड फिनॉल्स कैन बी टेस्टेड विथ लिटमस पेपर। तो देखिए, लिटमस टेस्ट बेसिकली, ये लिटमस पेपर आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा। लिटमस पेपर जो है वो जो एसिड बेस सेंसिटिव मटेरियल है उससे बना होता है, जिसे हम लाइकिन भी कहते हैं। ठीक है, उससे बना होता है। तो ये अगर जैसे अल्कोहल है या फिर फिनॉल है, अगर उनके अंदर एसिडिक या बेसिक नेचर है तो ये आपको टेस्ट देंगे। हालांकि हम जानते हैं जो फिनॉल होता है वो तो एसिडिक नेचर का होता है और अल्कोहल का तो एसिडिक नेचर होता ही नहीं है। तो सर आपने ऐसा क्यों बोला एसिडिक बेसिक, जस्ट तुम लोग समझ सको इसके लिए। तो आगे देखो, एक्वस सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल इज न्यूट्रल टू लिटमस। सिंपल सी बात है, न्यूट्रल तो होगा ही क्योंकि अल्कोहल ना तो एसिडिक होता है और ना ही बेसिक, तो किसी भी लिटमस पेपर पे इसका इम्पैक्ट नहीं होता। एक्वस सोल्यूशन ऑफ फिनॉल टर्न ब्लू लिटमस रेड। ओके, फिनॉल एसिडिक होता है तो एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ब्लू लिटमस पेपर? सिंपल सी बात है, उसका कलर होता है ब्लू और वो ब्लू से जैसे ही आप उसको फिनॉल के एक्वस सोल्यूशन में डालोगे रेड हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे याद रखना, बियर पीने से पेट में एसिडिटी होती है। बहुत बार होता क्या है, ये ब्लू से रेड या फिर रेड से ब्लू, एसिड बेस, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। तो हमने याद किया था कि बियर पीने से पेट में एसिड हो जाता है, तो एसिड में क्या होगा, बियर, ब्लू से रेड, ऐसे याद रखना। बाकी इसका ऑपोजिट कर लेना साथियों। Thus phenol have acidic character. Next, reaction with bases. अब बेसिस के साथ रिएक्शन देखेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल बीइंग वेरी लो, मतलब जो फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम है और वो सोडियम कार्बोनेट के सॉल्ट से भी नहीं रिएक्ट कर सकता, बट वो एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से रिएक्ट करता है। तो अब जरा देखिए, मैं आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे बहुत बार आएगा और एंट्रेंस की परीक्षाओं में NaOH के बारे में, NaHCO3 के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये जो NaHCO3 है बेसिकली ये दो चीजों से बना हुआ है। एक तो है बेस NaOH और दूसरा है एसिड H2CO3। ये एसिड है। तो अगर मैं इनकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बोलूं तो ये बेस जो है ये स्ट्रांग है, लेकिन वहीं पे अगर ये एसिड को मैं बोलूं तो ये कंपैरेटिवली बेस के कंपेयर में काफ़ी वीक है। बट याद रखिएगा, जो कार्बोनिक एसिड है H2CO3, इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। तो ये देखिए, ये किसका सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड, सॉरी हाँ, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। बट ये इतना भी वीक नहीं है कि ये फिनॉल से ज़्यादा वीक है, बट ये फिनॉल से स्ट्रॉन्ग है, मतलब फिनॉल इसे इसके सॉल्ट से रिप्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वहीं पे NaHCO3 का रिएक्शन मैंने HCl से कर दिया तो ये देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या दे देगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये देखिए, इसका जो एसिड था H2CO3, इसको तोड़ के इसने बाहर ला दिया H2O और CO2 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये देखिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये वीक एसिड के सॉल्ट से रिएक्ट किया और स्ट्रॉन्ग एसिड ने खुद का सॉल्ट बना दिया। तो याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट उसी से रिएक्ट करेगा, उसी एसिड से रिएक्ट करेगा जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा होगा। मतलब जो भी एसिड कार्बोनिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वो बाइकार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव देंगे, मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड की एफरवेसेंस आएगी। अब यही चीज़ फिनॉल के साथ क्यों नहीं होता, क्योंकि फिनॉल जो होता है वो कार्बोनिक एसिड से वीक होता है मेरे भाई। ओए सर, मस्त समझ में आया, फैंटाब्लास्टिक फैंटास्टिक, बट एक डाउट है सर कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा एसिड वीक है ये कार्बोनिक एसिड से। तो साथियों, आप सबने चैप्टर पढ़ा है आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, आयनिक इक्विलिब्रियम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा बेस स्ट्रांग है। आया समझ में?
चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने थियरी वाले पार्ट पे। तो ये देखिए फिनॉल का बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं। आई होप सबको पता होगा, इसे बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं, HCO3 माइनस को, और सोडियम के साथ लग गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जिन्हें बेसिक प्रॉब्लम है तो उन्हें मैं बता दूं कि ये NaOH होता है और H2CO3 को मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से वाटर निकल गया तो ये बन गया NaHCO3। हालांकि ये सारी चीज़ें अभी आपको आनी चाहिए क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो। फिनॉल डिजॉल्व्स इन एक्वस NaOH बाय फॉर्मिंग वाटर सोल्यूबल सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये क्यों सिंपल, ये एसिड है और ये बेस है, और एसिड बेस तो रिएक्ट करेंगे ही ना, एंड आर रीप्रेसिपिटेटेड और रीजनरेटेड एसिडिफिकेशन विद HCl। अब देखिए इसमें क्या हुआ, ये फिनॉल का सॉल्ट था सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर इसे मैंने रिएक्ट कर दिया एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड का सॉल्ट है। तो सिंपल, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, खुद का सॉल्ट बनाएगा। ये देखिए NaCl ने खुद का सॉल्ट बनाया, और जो वीक एसिड है वो रीजनरेट हो गया, और वीक एसिड कौन था, फिनॉल था। आया समझ में साथियों? अब देखिए इधर, ये फिनॉल, ये बेस, और ये उसका सॉल्ट, और उसके सॉल्ट को फिर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करा दिया ऐसे। और यहाँ तक मैं आपको एक बात बताऊं, अगर वीक बेस का सॉल्ट है और उसे आप स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराएंगे तो याद रखिए स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बन जाता है। क्या? स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बन जाता है और वीक बेस रीजनरेट हो जाता है। ये बात कहीं लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मेटल आर इंक्रीजिंगली स्ट्रॉन्ग बेसिस। मतलब इनका ऑर्डर कुछ ऐसा है। इसमें क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट में तो आपको मैं बोलूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बेस होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है सेकेंड, और तीसरा जो है वो सोडियम मेटल है, और इनका बेसिक ऑर्डर बढ़ते जाता है। वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर क्वांटिटेटिवली बाय टेस्टिंग देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स बेसिस ऑफ डिफरेंट स्टेट। मतलब कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड वीक है, ये कैसे पता चलेगा, उसका बेस से रिएक्शन कराने पे। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो वीक बेस से भी रिएक्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस से भी रिएक्ट करते हैं, जबकि जो वीक एसिड होते हैं वो जनरली वीक बेस से रिएक्ट करना पसंद नहीं करते, वो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करना पसंद करते हैं। इसके पीछे सिंपल थर्मोडाइनमिक्स का रीजन है। हीट एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है जब एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करता है, या फिर एक वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कराता है। स्ट्रॉन्ग का तो ऑब्वियसली हमेशा हीट ज्यादा ही लिबरेट होगा। A weak acid does not react with a weak base. It requires a stronger base instead. Hence, phenol reacts with NaOH but do not react with H2CO3. अब देखिए इसमें फिनॉल इसके साथ इसलिए नहीं रिएक्ट कर पाता है क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एक ऐसा सॉल्ट है जो फिनॉल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, इसीलिए। तो ये अंदर वाली बात यहाँ पे मेंशन नहीं है। अ स्ट्रॉन्ग एसिड शोज हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस। For example, HCl is a strong acid. It reacts with both bicarbonate and NaOH. अब HCl का रिएक्शन बाइकार्बोनेट के साथ क्यों हो जा रहा है? क्योंकि नो डाउट HCl is a stronger acid than carbonic acid. ओके, तो अब सॉल्ट किसका बनेगा? HCl का बनेगा। तो ये देखिए NaCl बन गया, और ये कार्बोनिक एसिड टूट के H2 और CO2 के फॉर्म में आ गया, क्योंकि H2 और CO2 को एक साथ लिखोगे साथियों तो ये आ जाएगा H2CO3। अब यहाँ पे देखिए HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O। चलिए आगे देखते हैं। अल्कोहल शो नो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन। मतलब अल्कोहल का आप ऐसे कह सकते हैं कि बिल्कुल भी एसिडिक नेचर नहीं होता, या फिर वो बहुत ही वीक एसिड है। ओके, दस अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विथ इधर एक्वस NaHCO3 और एक्वस NaOH, इन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं होता। वेरी वीक एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज रिवील्ड इन द रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। ना, अल्कोहल एक बहुत ही वीक एसिड है, ये कब पता चलता है? जब हम अल्कोहल में सोडियम मेटल डाल देते हैं। तो होता क्या है, सोडियम मेटल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन रिलीज हो गया, और यहाँ पे बन गया क्या, सोडियम अल्कोक्साइड। ये देखिए ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। व्हेन अल्कोहल आर ट्रीटेड विथ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस लाइक अल्कली मेटल Na और K, दे रिएक्ट to give sodium or potassium alkoxide with liberation of hydrogen gas. Liberation of hydrogen gas is used to detect presence of alcoholic OH group in a molecule. मतलब अगर आपको कोई एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड दिया है और आप जानना चाहते हैं कि ये अल्कोहल है,
तो आप उसके अंदर सोडियम मेटल डाल दीजिए। बट मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आपको कि ये सोडियम मेटल वाला टेस्ट थोड़ा सा बोलते हैं ना कम यूज़ होता है, क्योंकि इसका विग्रसनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, और गलती से अगर वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड पानी हो गया तब तो बैंड बच जाएगी साथियों। समझ रहे हो? आगे देखो, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फिनॉल्स। फिनॉल्स रिएक्ट विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, मतलब अगर आपके पास कोई फिनॉल है तो उसको न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्ट कर लीजिए, तो उससे आपको डीप कलर मिल जाएगा। वो पर्पल हो सकता है, वॉयलेट हो सकता है, या फिर ग्रीन होता है। तो साथियों ये कलर है किसका? फिनॉल का रिएक्शन विथ FeCl3, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर अल्कोहल, लुकास टेस्ट। देखिए लुकास टेस्ट क्या होता है, इसमें हम लोग लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनका बाकायदा पर्पस होता है। एनहाइड्रस ZnCl2 इसलिए लेते हैं ताकि ये जो OH है उसके निकलने के प्रोसेस को आसान कर देता है। ओके, बेसिकली इट एक्ट्स एज अ लुईस एसिड। और वहीं पे देखें तो HCl का पर्पस क्या है? HCl H+ देता है, जो कि OH को एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाता है, मतलब ROH को वो किस में कन्वर्ट कर देता है? ROH H, और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये इजीली निकल पाता है। ठीक है, अब जरा देखिए इसका सिंपल सा इतना सब कुछ जो लिखा है उसका एक मैं सिंपल सा आपको बोलते हैं ना समरी दे देता हूँ। जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं वो लुकास टेस्ट बहुत जल्दी दे देते हैं, लाइक सेकेंड्स में दे देते हैं वो। लेकिन अगर वही सेकेंडरी है तो आपको 2 से 3 मिनट लगेगा। और अगर 1 डिग्री है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा। अब ऐसा क्यों है? तो देखिए लुकास टेस्ट में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटायन। और अगर आप देखें तो टर्शरी कार्बोकेटायन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। अब जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन होता है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, प्लस आई है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो ये देखिए 2 डिग्री तो होता क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता है? टर्शरी कार्बोकेटायन तुरंत, मतलब जैसे ये देखिए यहाँ पे OH था, तुरंत H+ का अटैक होगा, ये लोन पेयर इसको मिल जाएगी और यहाँ पे बन जाएगा C। आप वैलेंसी खुद भी सेटिस्फाई कर सकते हो, आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो गए हो। ये देखिए यहाँ से फट से निकल जाएगा, और फट से निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अल्काइल हालाइड, जो कि वाटर में इनसोल्यूबल होता है, और इनसोल्यूबल होगा तो ये फट से प्रेसिपिटेशन दे देगा। लुकास टेस्ट मतलब टर्बिडिटी आपको टर्शरी अल्कोहल में बहुत जल्दी मिल जाएगी। आया समझ में? तो यही है। ठीक है, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। तो टर्शरी अल्कोहल होगा तो फट से प्रेसिपिटेशन मिलेगा, और प्राइमरी अल्कोहल है तब तो आपको बहुत टाइम लगेगा या फिर आपको हीटिंग करनी पड़ सकती है साथियों। ठीक है, तो अब सुनिए मेरी बातों को जरा। अब हम देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। ओके, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, माफ़ी चाहूँगा मैं यहाँ पे मैंने CO कह दिया। OH बॉन्ड मतलब कौन सा? RO और ये H। ठीक है, तो इसमें ये O और H के बीच का बॉन्ड हम तोड़ेंगे। ठीक है, नाउ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो बेसिकली OH बॉन्ड तोड़ने का मतलब क्या है? अगर H+ निकलेगा तो एसिडिक नेचर दिखेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई और बहनों, तो वो क्या करेगा? वो तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रख लेगा ना। बोलो। From the laboratory test, it is understood that aqueous medium phenol show weak acidic character. Aqueous medium phenol है ना, बहुत weak acidic character दिखाता है। While alcohol are neutral, alcohol का तो पूरा neutral ही nature होता है, मतलब neither acidic nor basic मेरे भाई। It is clear therefore that the reactivity of alcohol and phenol towards ionization of OH bond in them is different। मतलब H+ अगर आप बोलो ना तो भाया फिनॉल जल्दी देता है, लेकिन अल्कोहल जल्दी देता नहीं है। अब उसके पीछे रीजन क्या है वही अपने को देखने का है, चलो देखते रहे। द रीजन बिहाइंड दिस डिफरेंस लाइज इन द एक्सटेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस बाय इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अभी देखो रे बाबा, इसको मेरे को अलग पेज पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो सब लोग इधर, ये देखो R है, ये O है और ये H है। मान लीजिए अल्कोहल ने
फिनॉक्साइड आयन बना दिया H+ लूज करके -H+, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे चाहे तो ROH + H2O एंड इट इज गिविंग RO- + H3O+। हालांकि ये रिएक्शन तो होता ही नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। तो ये जो ये अल्कोक्साइड आयन बना है, ओके, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, इसकी स्टेबिलिटी देखनी होती है कि ये नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है। तो अगर आप देखें तो ये R इसके ऊपर +I इफेक्ट लगा रहा है। क्या लगा रहा है? +I इफेक्ट। हालांकि हम जो सोच रहे हैं वो गलत है। एक्चुअल में जो +I इफेक्ट है वो तो O नेगेटिव चार्ज का है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो होती है वो +I दिखाती है। बट यहाँ पे जो R ग्रुप है, बेसिकली अल्काइल, ये ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को कम नहीं करेगा। क्यों नहीं कम करेगा? क्योंकि इसकी कोई भी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी नहीं है। और मैं तो बच्चों बहुत दिनों से, अगर आप मेरे चैनल को देख रहे होगे तो मैंने बोला है, ये चार्ज जो होता है ना, ये दर्द की तरह है साथियों। ओके, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। तो सर दर्द ना होना मतलब क्या? मतलब जीरो होना, मतलब क्या होना? न्यूट्रल होना। तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों न्यूट्रल की तरफ जाते हैं। तो पॉजिटिव को न्यूट्रल की तरफ ले जाने के लिए क्या चाहिए? कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप चाहिए। तो इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। और पॉजिटिव के लिए क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। हाँ समझ में? तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से R ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना दे रहा है। बट अगर आप देखा जाए तो +I के इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन देगा। आ रहा है समझ में? तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऊपर से बगल में कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम, उसके दर्द को कम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पे साथियों आप फिनॉल को देखो, ये देखो, ये फिनॉल का थोड़ा सा बेटर स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं। ये देखिए O और ये H, मान लीजिए आपने इसे भी पानी में डाल दिया और इसने बना दिया कुछ ऐसे। सर ये बार बार आप रिवर्सिबल साइन काहे बना रहे हैं? क्योंकि ये रिएक्शन बैकवर्ड में भी जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा H3O+। अब ये देखिए, अब ये जो बना है ना, इसे हम फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फिनॉक्साइड आयन। और जो फिनॉक्साइड आयन है ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। कैसे? जरा देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कैसे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। यहाँ पे देखिए, ये ऐसे, ये O, इसके ऊपर एक p ऑर्बिटल जिसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज के साथ, और 2 लोन पेयर तो आप जानते ही हैं। और साथ में अब यहाँ पे p ऑर्बिटल ऐसे। मैं सब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये p ऑर्बिटल टेढ़े मेढ़े बना रहा हूँ। ये देखिए ऐसे, राइट। पहले क्या था? पहले ये p ऑर्बिटल का इसके साथ ओवरलैप था। ये देखिए ऐसे कुछ था। अब जरा देखिए क्या हो जाएगा, ये ऐसे। चलिए थोड़ा टेढ़ा करके ही बनाते हैं फिनॉल को, ताकि आप उसके रेजोनेंस को अच्छे से समझ पाओ। ये देखो, और यहाँ पे ये O और ये इसकी लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, ये लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे होगी एक p ऑर्बिटल, और याद रखना ये p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर है। ओके, मतलब ये एक, इसका ये वाला पार्ट स्क्रीन के ऊपर है और दूसरा वाला पार्ट स्क्रीन के नीचे, ऐसे सोचिएगा। ओके, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे और ऐसे यहाँ पे। अब जरा देखिए, इसका और इसका क्या था? ओवरलैप था। मतलब ओवरलैप किसका था? इसका और इसका। अब ये टूट जाएगा, अब ये टूट जाएगा। और अब अगर आप देखें तो थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ, ताकि ये जो ऑर्बिटल है ये इसके पैरेलल दिखे। तो यहाँ पे देखिए, अब ये इसके ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो इसका और इसका ओवरलैप हो जाएगा। सर इधर वाली क्या है? इधर वाली को आप रहने दीजिए थोड़ा। तो इसका ओवरलैप हो गया, तो इसके अंदर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये इधर ओवरलैप करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। आ रहा है समझ में? फिर ये इसके ऊपर करेगा तो इसके ऊपर, चलिए उसे मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैसे होता है इसका ये सब कुछ। तो ये देखिए, O लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर। चलिए इसको मैं इधर दिखाता हूँ। ओके, ये नेगेटिव चार्ज मान लीजिए इधर है, ये वाले कार्बन पे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब जरा देखिए, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो हट जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, और ये ऐसे। फिर क्या होगा? ये इधर आएगा और ये पूरा इस पे आएगा। अब जरा देखिए,
ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। ओके, पॉसिबल, ऑल पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर बॉन्ड यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आएगी और ये बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाएगा इधर। फिर फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड O, फिर ये नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, देन बॉन्ड ओवर हियर, और फिर ये इधर और ये ऐसे, और फाइनली आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये O और O के ऊपर वापस नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। तो देख रहे हैं आप फिनॉल के टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले, 1 2 3 4 5। और अगर आप देखो तो एक टोटल ये जो दर्द है जो आप देख रहे हो, ये नेगेटिव चार्ज वाला जो दर्द है, ये कितने जगह पे आ गया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया और ऑक्सीजन पे आया। मतलब ये दर्द जो है वो 4 जगह पे बढ़ गया, जिसमें से 3 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। तो सोचो ये फिनॉक्साइड आयन है, ये कितना ज़्यादा स्टेबल है। मतलब जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो फिनॉल को तो H+ देखें, फिनॉक्साइड आयन बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसीलिए बोला जाता है कि फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर। इसे ऐसे भी बताया जा सकता है कि अगर फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए OH को निकाले बिना, तो देखिए यहाँ पे भी सेम दुकान लगेगी। ये देखिए ये इधर आएगा तो ये कार्बन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट, तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रही है। तो अब जरा देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये H और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड। ठीक है, अब ये तो पूरा दुकान लगेगा, आपको पता है, ये इधर और फिर ये इधर और फिर ये इधर, ऐसे पूरा आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये पूरे रिंग में ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑर्थो और पैरा पूरा रिंग में नेगेटिव चार्ज। मतलब फिनॉल में चार्ज सेपरेशन हो जाता है। फिनॉल में क्या हो जाता है, चार्ज सेपरेशन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो कि स्टेबल नहीं है। एक ही चार्ज है तो समझ में आता है, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, जिससे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। हाँ समझ में। इसीलिए बोला जाता है कि फिनॉक्साइड आयन जो है, फिनॉक्साइड आयन जो है, इट इज मोर स्टेबल दैन फिनॉल। हाँ समझ में। और एक चीज बोल सकते हैं कि फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि फिनॉल में अगर आप देखें तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और हम सब जानते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन तो नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, पॉजिटिव तो स्टेबल नहीं होगा। तो सर फिर ये ऐसे क्यों पढ़ा रहे हो आप, समझ में आया? मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो आया वो बताया मैंने आपको। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल बिकॉज इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज लेस स्टेबल बिकॉज इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। तो ये सारा कथा कहानी मैंने आपको पूरा सब कुछ बता दिया, ये जो भी है। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप destabilizes the alkoxide ion. Okay, conjugate base of alcohol. As a result, alcohol does not ionize much in water and behaves like neutral compound. और वहीं पे अगर देखो तो फिनॉल ने तो पूरी रेजोनेंस की दुकान लगा रखी है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है वो। तो यहाँ पे देखिए फिनॉक्साइड आयन, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल। सर कॉन्जुगेट बेस मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये एसिड है, इसमें से आप H+ निकाल दीजिए, तो जो आपको मिलेगा यहाँ पे उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस ये हमने कंसेप्ट 11th स्टैंडर्ड आयनिक, सॉरी 11th स्टैंडर्ड, हाँ राइट, 11th स्टैंडर्ड में अगर आप बोलो तो एक चैप्टर होता है एनसीईआरटी में जिसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम 11th स्टैंडर्ड में या एनसीईआरटी में, हमारे 12th स्टैंडर्ड में वो जो है ना यहाँ पे दिया गया है। तो उसमें एसिड बेस पेयर जो सिंगल प्रोटॉन से डिफर होता है उसे हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। ठीक है, तो फिनॉक्साइड आयन is conjugate base of phenol. Resonance stabilized by delocalization of negative charge. Therefore, phenol ionizes in aqueous medium to a moderate extent and thereby shows a weak acidic character. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड जस्टिफाई। ये देखिए अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, तो ये दोनों बहुत वीक होंगे। 3 और 4 फिनॉल है, तो हम ऐसे कह सकते हैं 3 and 4
अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन 1N2, क्योंकि 1N2 फिनॉल है। अब 1N2 में देख लेते हैं, तो 1N2 में दोनों का कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए, तो CH2 CHO माइनस, और एक में तो पूरा ऐसा CH3 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 और ये O माइनस। अब जरा देखिए यहाँ पे, अगर आप इसमें देखें तो इसमें तो ये एक पूरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये पूरा एक ग्रुप, लेकिन यहाँ पे ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तीन तीन ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब ये कार्बन के ऊपर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और ऊपर से ऑक्सीजन भी नेगेटिव है। मतलब समझ रहे हैं, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को कोई कम नहीं कर रहा है, वो लोग तो अपने में ही इलेक्ट्रॉन लेना देना चालू कर दिए। ठीक उसी तरह ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये लोग भी ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज नहीं कम कर रहे हैं, उल्टे दे रहे हैं। लेकिन ज्यादा किस में देना हो रहा है? जी हाँ, इसमें देना हो रहा है, क्योंकि तीन तीन मिथाइल ग्रुप का प्लस आया है, तो ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो इथेनॉल और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में मैं बोलूँगा 1 और 2 में 1 का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है और 2 का एसिडिक कैरेक्टर कम है। आई होप आपको समझ में आया होगा साथियों, ठीक है। और वहीं पे आप अगर देखें तो ये जो है फिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, ओके, इनमें तो फिक्स हो गया, इसका ज़्यादा है, और फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल में इसका है। तो मतलब ओवरऑल जो ऑर्डर है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा फोर्थ है, फिर उसके बाद आ जाएगा थर्ड, फिर उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट, और फिर आ जाएगा सेकेंड। तो देख रहे हैं अल्कोहल सबसे पीछे, और अल्कोहल में भी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल सबसे कम है। अब मैं आपको बताता हूँ ये पैरानाइट्रोफिनॉल क्यों ज़्यादा एसिडिक है नॉर्मल फिनॉल से। तो अगर आप देखें पैरानाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर, ओके, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको दिया है, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये N डबल बॉन्ड O और ये O, और यहाँ पे नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज। देखिए आपको ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बना लेता हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, और ये कुछ ऐसा, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, और ये O, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आ समझ में? अब जरा देखिए ये लोन पेयर जो है, ये आप देख रहे हैं, ये इधर आएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पे आएगा, फिर सिंपल सी बात है, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ओके। और जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो नो डाउट ये नाइट्रोजन पे आएगा, और ये मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको कम कर रहे हैं। कौन कम कर रहे हैं? ये जो NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इसके ढेर सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, जैसे ये एक बनेगा, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये इधर भी जा सकता है, ओके। तो टोटल बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिया आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल समवट अराउंड 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। मतलब ये जो NO2 है ये स्टेबलाइज कर रहा है, किसको स्टेबलाइज कर रहा है? फिनॉक्साइड आयन को, फिनॉक्साइड आयन को। जबकि अगर आप फिनॉल देखें, और फिनॉल में सिर्फ हाइड्रोजन को निकाल के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके आए, तो इसमें कोई भी प्रकार की स्टेबिलिटी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल रेजोनेंस है, जो कि ऐसे भी हो रहा है, ओके। बट NO2 के आ जाने से फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और जिन्हें पता है, जिन्होंने 11th में पढ़ा होगा कि NO2 इज अ गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सुपर्ब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आज से, ओके। इसलिए जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है फिनॉल के कंपेयर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में आप इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेना, ओके, ड्रॉ करने के लिए। वैसे ये आएगा नहीं, क्योंकि इसे डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है। अब हम थोड़ा सा अपना ब्रेन पावर यूज कर लेते हैं। व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक्सर्टेड बाय OCH3 एंड Cl प्रेडिक्ट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन है और फिनॉल के रिस्पेक्ट में। तो चलिए इन सबको हम लोग एक साथ ही लिख लेते हैं। तो हमारे पास 3 है, वो 3 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो मान लीजिए ये वाला जो ग्रुप दिया गया है फिनॉल है, और इसके साथ OCH3 है, ओके। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो ये फिनॉल के साथ Cl है, और फिर फाइनली फिनॉल है OH। तो मैंने आप सबको बताया था कि सबका कॉन्जुगेट बेस बना ले। पहले वाले का कॉन्जुगेट बेस ये बन गया, ये देखिए, ठीक है, ये सब, और यहाँ पे OCH3।
अब जरा देखिए, ये ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर इधर लाएगा, ये इधर लाना चाहता है, बट उसी के साथ ये ऑक्सीजन भी कुछ ऐसा कर रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, उल्टे ये बढ़ रहा है। और बढ़ने के पीछे क्या है, ये वाला ग्रुप जिसे हम प्लस एम या फिर प्लस आर ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लस आर या फिर प्लस एम, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को या फिर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं थ्रू रेजोनेंस। ओके, तो ये प्लस एम इफेक्ट वाला है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। अगर यहाँ पे देखिए तो क्लोरीन पे भी लोन पेयर है, बट क्लोरीन एक हेलोजन है और हम जानते हैं हेलोजन का माइनस आई और प्लस एम दोनों होता है, जिसमें माइनस आई ज़्यादा होता है। तो नो डाउट ये फिनॉक्साइड आयन को स्टेबल करेगा बाय माइनस आई इफेक्ट, और इसमें तो कोई इफेक्ट है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा सेकेंड होगा, फिर थर्ड होगा और फर्स्ट सबसे लास्ट होगा दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा। रीजन, फर्स्ट वाले में प्लस एम है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, सेकेंड वाले में माइनस आई है। हालांकि माइनस आई जो होता है वो 3 कार्बन तक ही होता है, बट बोलते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको क्लोरीन के डी ऑर्बिटल की बैक बॉन्डिंग मिल जाती है। मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा थ्रू रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, वो क्लोरीन की डी ऑर्बिटल में बैक बॉन्डिंग कर देगा, क्योंकि क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो वो स्टेबलाइज करेगा। और फिनॉल तो एक रेफरेंस है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ठीक है, डोनेटिंग से तो ये ज़्यादा ही होगा, तो ये डोनेटिंग था तो उससे ज़्यादा होगी। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम रिएक्शन कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल एंड फिनॉल फॉर्म एस्टर बाय रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। ओके, देखिए अल्कोहल होगा या फिर फिनॉल होगा, और इसकी रिएक्शन जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से कराएंगे, ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बने होते हैं। जैसे ये देखिए, इसको एसिड हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसिड हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेलोजन लगा दीजिए। अब ये देखिए, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, आर या फिर आर डैश, कुछ भी ले सकते हैं। आर मतलब ये जो आर है इसके सेम, और ये आर डैश मतलब अलग, इसे कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर सिंपल एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं? एन मतलब एक ऐसा एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकाला गया है। कैसे? यहाँ पे देखिए, एन मतलब सिंगल और हाइड्राइड मतलब यहाँ से बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल निकाला गया है। ये देखिए, तो यहाँ से वाटर को निकाल दिया गया, तो ये क्या बन गया? आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे ओ सी डबल बॉन्ड ओ, और ये आर। तो देख रहे हैं यहाँ से एक वाटर निकल गया, इसीलिए इसे एनहाइड्राइड कहते हैं। तो ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, और ये क्या बनाते हैं? एस्टर। एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, किसके प्रेजेंस में किया जाता है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। द रीजन इज रिवर्सिबल। ओके, द रीजन इज, ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल नेचर का होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंड कैन बी शिफ्टेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय रिमूविंग वाटर एज सुन एज फॉर्म। तो देखिए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लीजिए और जैसे ही रिएक्शन में वाटर बनता है उसे तुरंत निकालते जाइए, तो उससे क्या होगा? इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा मतलब कैसे? आप प्रोडक्ट को बार बार निकाल दे रहे हो तो होगा क्या? प्रोडक्ट कम हो जा रहा है, और हमने ली चेटलियर प्रिंसिपल से पढ़ा है कि प्रोडक्ट कम होगा तो रिएक्टेंट बार बार कंबाइन होकर क्या दे देंगे? प्रोडक्ट। जी हाँ, ये 11th स्टैंडर्ड में इक्विलिब्रियम में पढ़ाया गया था। अब यहाँ पे देखिए, ये अल्कोहल है और ये एसिड है। सिंपल, यहाँ से क्या लीजिए आप? OH, और यहाँ से H, तो ये देखिए एस्टर बन गया, और ये वाटर। ये देखिए फिनॉल, तो यहाँ से OH, यहाँ से H, ये देखिए एस्टर। ठीक है, अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विद एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म एस्टर। तो ये देखिए, ये एसिड कैटलिस्ट है, ये एनहाइड्राइड है। सिंपल, आप क्या कीजिए पता है? ये O का इधर अटैक कर दीजिए, ये पूरा पार्ट निकल जाएगा। तो ये देखिए, आर सी डबल बॉन्ड OOH, और ये आर सी डबल बॉन्ड OOR। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये O जो है ये इधर भी अटैक कर दे और फिर ये पूरा पार्ट निकल जाए, तो इसमें आपको ये वाला भी प्रोडक्ट मिल सकता है। ओके, ऐसे है। और यहाँ पे देखिए, दोनों आर डैश लिया है, लेकिन यहाँ पे फिनॉल ले लिया। यहाँ पे क्या था? अल्कोहल। तो यहाँ पे जो दो प्रोडक्ट दिया है ना, इसमें आर डैश दोनों लिया है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो आर डैश है ये आर डैश है, दोनों सेम है,
तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिला। अगर ये R और R डैश होता तो एक और प्रोडक्ट मिल जाता। मेरे कहने का मतलब ये है, ये मान लीजिए ये R डैश नहीं होता, ये R होता तो आपको दो प्रोडक्ट मिलता। ठीक उसी तरह से यहाँ पे R डैश सिमिलर है तो एक ही प्रोडक्ट मिला और एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। ओके, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है ये। आपको करना क्या है, R, चलिए ऐसे बता देता हूँ मैं, ROH ये अल्कोहल है और फिर आप एनहाइड्राइड को कुछ ऐसे बना लीजिए। ओके, O C डबल बॉन्ड O R डैश C डबल बॉन्ड O R डैश, राइट। अब ये सिंपल O को इसके साथ जोड़िए और ये H को इसके साथ जोड़ के निकाल दीजिए, ये वाला पार्ट निकाल दीजिए आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, ROC डबल बॉन्ड O R डैश प्लस ये वाला पार्ट पूरा जुड़ जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, तो ये दे देगा RC डबल बॉन्ड OH। इस तरह से सिंपली ये रिएक्शन हो जाएगा। हालांकि बकायदा इसका अच्छा खासा मैकेनिज्म है, बट मुझे पता है स्टेट बोर्ड में जैसे ही मैकेनिज्म और ये सब की बात आती है तो बच्चों बोलते हैं अरे नहीं सर हम तो स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंट्रेंस का होगा तो हम आपको ज़रूर बोलेंगे। ठीक है, इंतज़ार करूँगा मैं आपका, जब आप बोलोगे तब आपको पढ़ा दूंगा ये सब। द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विल with acid chloride is carried out in presence of pyridine, a base which neutralizes HCl। अब होता क्या है देखिए, इसमें है ना, इसमें ये HCl बनता है, तो HCl क्या करता है, इस रिएक्शन को वापस रिवर्स करा देगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ROH और इसका रिएक्शन किसके साथ कर दिया आपने, RC डबल बॉन्ड OCl। ये O इधर अटैक करता है, ये ऑक्सीजन बैक जाता है, ठीक है, और फिर ये ऑक्सीजन का ये जो पाई बॉन्ड टूटता है, चलिए अब इसे बताते हैं ऐसा होता क्यों है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच रहा है जिसकी वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन को ये प्लस R दे रहा है, ये जो R है ये प्लस का इफेक्ट से क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है। डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव जग जानता है बॉन्ड बनेगा, और बॉन्ड बनने के लिए पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा, तो कुछ ऐसे आ जाएगा ROH, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, और यहाँ पे CO माइनस, और यहाँ पे क्या है R और ये Cl। अब जरा देखिए क्या होगा, ये ऑक्सीजन में तीन तीन लोन पेयर के बीच काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन होगा, तो ये बैक अटैक करेगा, यहाँ से Cl निकलेगा। दूसरी चीज़, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है तो वो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खुद रख लेगा, तो यहाँ से ओवरऑल क्या निकलेगा, HCl, और आपको क्या मिल जाएगा, ROC डबल बॉन्ड OR। और अगर ये HCl न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो ये वापस H प्लस देगा, और ये वापस H प्लस जाके कहाँ पे अटैक कर देगा, इसके ऊपर, राइट। या फिर ऐसे ले लेते हैं, ये एस्टर को ऐसे तोड़ देगा और फिर आपको अल्कोहल और एसिड हैलाइड आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि H प्लस उसके ऊपर अटैक करेगा और फिर ये H प्लस जैसे ही अटैक करेगा O के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, फिर ये RO को निकाल के यहाँ पे Cl आ जाएगा। ऐसे मतलब सिंपल इन शॉर्ट बोलूँ तो आपको रिएक्टेंट वापस मिल जाएंगे। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, पायरिडीन, जो कि एक बेस है और वो HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये देखिए यहाँ पे ये N, ये S है, ये पायरिडीन है, तो ये HCl से क्या करता है, H प्लस को ले लेता है, H प्लस को ले लेता है, ओके, और बना देता है पायरिडीनियम आयन, NH पॉजिटिव, ओके, और Cl माइनस है, तो Cl माइनस अटैक करके यहाँ पे कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन कराया जाता है। हालांकि ये हम अपने अमाइंस वाले चैप्टर में भी आगे आएगा तो डिस्कस करेंगे। आगे देखिए अभी एसिड डेरिवेटिव, ओके, एसिड डेरिवेटिव CH3CO ग्रुप इज कॉल्ड एसिटाइल ग्रुप। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, एसिटाइल। द एसिटेट एस्टर ऑफ अल्कोहल और फिनॉल आर ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटाइल डेरिवेटिव। मतलब जो एस्टर बनेगा अल्कोहल और फिनॉल से जिसके अंदर ये ग्रुप होगा उसे भी हम एसिटाइल ग्रुप ही कहेंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ अल्कोहलिक और फिनॉलिक ग्रुप इन द गिवन कंपाउंड कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द नंबर ऑफ एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड इन इट एज अ रिजल्ट ऑफ एसिटाइलेशन, ओके। मतलब जो प्रोडक्ट बना है फाइनली उसको देख के हम ये पता कर सकते हैं कि जो भी अल्कोहल या फिर फिनॉल जिससे वो प्रोडक्ट बना है वो कौन सा था, मतलब प्रेडिक्ट किया जा सकता है। एस्पिरिन इज अ वेल नोन जेनेरिक मेडिसिन। एस्पिरिन ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसे कहते हैं, ओके, ये सैलिसिलिक एसिड है, ओके, तो सैलिसिलिक एसिड से ही एस्पिरिन बनता है, ओके। ये देखिए सैलिसिलिक एसिड का हम लोग ने क्या कर दिया, एसिटाइलेशन यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड, तो क्या बन जाता है
एस्पिरिन बन जाता है। अब ये देखिए, ये OH का जो ये है, ये इधर अटैक करेगा और ये पार्ट निकल जाएगा पूरा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड, और यहीं पे ये O देखिए, ये जो O था ये इधर आ गया और ये C डबल बॉन्ड O CH3 अटैच हो गया। तो इसे हम कहते हैं ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जो कि है एस्पिरिन। ओके, दवा का काम करती है। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। अब जरा देखिए, अगर अल्कोहल है ROH तो ये वाला बॉन्ड अब टूटेगा। फिनॉल है तो अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा। हालांकि फिनॉल में ये बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि ऑक्सीजन और बेंजीन रिंग के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। अल्कोहल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे ये देखिए ROH को जब मैं HBr से रिएक्ट करा देता हूँ तो ये दे देगा RBr प्लस H2O। ओके, ये Br इधर चले जाता है और ये वाटर बना के बाहर आ जाता है। सिंपल सा इसका मैकेनिज्म होता है। जनरली ये SN1 के थ्रू होता है। ठीक है, कार्बोकेटायन बनता है इसमें जनरली एसिड। In general, tertiary alcohol reacts rapidly with hydrogen halide, secondary alcohol reacts somewhat slower, and primary alcohol even more slowly. The order of reactivity of hydrogen halide is this one. अब इसके पीछे क्या रीजन है, सिंपल सी बात है, जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस में है 1s में, और आयोडीन का इलेक्ट्रॉन किस में है 5p में। तो 1s और 5p का बॉन्ड कितना बड़ा होगा, तो आप सोचिए ये इजीली टूट जाएगा, ये इजीली टूट जाएगा। तो HI का बॉन्ड इजीली टूटेगा तो जल्दी से H प्लस दे देता है, इसके लिए उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। जबकि HCl रिएक्ट्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, मतलब उसको कैटालिस्ट लगता है। नो कैटालिस्ट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ HBr एंड HI। क्यों? क्योंकि HI और HBr का बॉन्ड क्या है, बड़ा है। बिगर द बॉन्ड, वीकर द बॉन्ड, स्मॉलर द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। तो HCl का बॉन्ड क्या है, छोटा है, इसके लिए वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए, रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड, ये हम लोग ने अपने हेलोजन डेरिवेटिव वाले चैप्टर में देखा था। ठीक है, अल्कोहल का रिएक्शन जब हम PCl5 के साथ कराते हैं तो हमें मिल जाता है RCl प्लस PCl5 के साथ मिल जाएगा POCl3 प्लस HCl। ठीक है, और जब यही ROH का रिएक्शन हम लोग PCl3 के साथ कराते थे तो हमें मिलता था H3PO3 फॉस्फोरस एसिड और RCl, इसमें HCl नहीं मिलता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन। ओके, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसके ऊपर भी हमारी हेलोजन डेरिवेटिव में बात हो चुकी है सेट्जेफ रूल की, तो आप उसे देख सकते हैं वो वीडियो को। अगर आपने देखा एलिमिनेशन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वापस जाके देखिए तो आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। राइट द रिएक्शन शोइंग मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन हीटिंग ब्यूटेन टू ऑल विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए, ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो ब्यूटेन टू ऑल का मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 1 2 3 4 कार्बन, ये OH, ओके, H प्लस, ओके, इवन मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होगा। तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा और जो माइनर बनेगा वो ये बनेगा। तो ये हो गया मेजर और ये हो गया माइनर। ये सब कुछ मैंने डिस्कशन किया है अपने हेलोजन डेरिवेटिव के एलिमिनेशन रिएक्शन में। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो अल्कीन है ये मैक्सिमम सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसे हम कहते हैं सेट्जेफ अल्कीन। और ये देखिए, इसके साइड में कोई कार्बन नहीं है, यहाँ पे 2 कार्बन है। तो आप ऐसे मत सोचना सर इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, दोनों साइड ज़्यादा कार्बन होने चाहिए। समझ में आया आपको? एक्चुअल में इसकी स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक की जाती है। तो इसमें 3 और इसमें भी 3, तो डबल बॉन्ड को टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहे हैं? याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन काउंट नहीं होंगे, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन काउंट होते हैं। तो 3 और ये 3 6 का हाइपर कॉन्जुगेशन है। लेकिन अगर इसमें आप देखें तो इसमें तो 2 ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो बगल वाला कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ कितने का है? 2 का। तो पहला वाला मेजर क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल, दूसरे वाला माइनर क्योंकि वो कम स्टेबल। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू कॉमन एक्सेप्टेड मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग 3 मैकेनिज्म। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, देखिए ये E1 के थ्रू होगा एलिमिनेशन, इट्स स्लो डिसोसिएशन इनटू कार्बोकेटायन, फास्ट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म अल्कीन। तो ये देखिए OH2 पॉजिटिव निकला, फिर ये H भी निकल जाएगा और अल्कीन बन जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? E1 मैकेनिज्म।
ठीक है, ये मैंने पढ़ा है आपको हेलोजन डेरिवेटिव में। ठीक है, देखिए यहाँ पे राइट एंड एक्सप्लेन रिएक्शन टू कन्वर्ट प्रोपेन 1 ऑल टू प्रोपेन 2 ऑल। तो देखिए प्रोपेन 1 ऑल को प्रोपेन 2 ऑल में कन्वर्ट करना है। तो ये देखिए 1 2 3 4, ये OH है। तो आप इसका क्या कर लीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एलिमिनेशन कर लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C। कार्बन की वैलेंसी आप खुद सेटिस्फाई कर सकते हो। और फिर इसके ऊपर H प्लस H2O का एडिशन करा दीजिए, और वो भी कौन सा, मार्कोनियोफ रूल। तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, बताइए, हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, उसके पास जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा है। मार्कोनियोफ यही कहता है ना, अमीर को और अमीर बनाओ। तो ये देखिए CH3 CH3 और यहाँ पे OH। तो देखिए 2 प्रोपेनॉल बन गया। आया समझ में। तो पहले कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अल्कीन बनेगा और इसका मैकेनिज्म होगा E1, और फिर अल्कीन का हम लोग क्या कर देंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस, जो कि मार्कोनियोफ रूल से चलेगा, मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा, और इसमें हमको क्या मिल जाएगा, 2 प्रोपेनॉल। अरे सर समझ में आ गया, फेंटाब्लास्टिक, फैंटास्टिक। अब यहाँ पे देखिए इन लोगों ने क्या यूज किया है, Al2O3 623 केल्विन। एक्चुअल होता क्या है कि इसमें है ना, इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के यूज़ करने के बाद जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट है वो इतने अच्छे से नहीं बन पाता। ओके, तो इसीलिए हम लोगों ने एल्यूमिना यूज़ किया Al2O3, और Al2O3 से अच्छी यील्ड मिल जाती है अल्कीन की, और फिर उसका एसिड हाइड्रोलिसिस किया। ये देखिए कॉन्सेंट्रेटेड, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, H प्लस दे देता है। यही मैंने आपको बताया। चलिए अब आगे देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, और हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के डिफरेंट तरीके को देखेंगे, बट आप सब में एक चीज़ याद रखिएगा, और वो क्या है कि जब भी हम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें अल्डिहाइड मिलेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन मिलेगा। और इनका रिवर्स करोगे, मतलब अगर इनका रिडक्शन करोगे तो आपको ये वाले प्रोडक्ट मिल जाएंगे। मतलब कीटोन का रिडक्शन सेकेंडरी अल्कोहल, और अल्कोहल का अल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल। सर टर्शरी अल्कोहल का क्या होगा, जी हाँ, वो जल्दी होता नहीं, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल में कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं होता, तो नॉर्मल कंडीशन में ये ऑक्सीडेशन नहीं देता। बट अगर आप विगरस कंडीशन करोगे तो ये दे देता है अल्कीन प्रोडक्ट। क्या दे देता है, अल्कीन। ओके, और विगरस कंडीशन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और ये सब कुछ लेना पड़ता है। ठीक है, तो अल्कोहल का जो डिटेल डिस्कशन है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो चुकी है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ओके, और इसका रिडक्शन, ओके, रिडक्शन तो मैंने ऑलरेडी आपको इन शॉर्ट बता दिया, बट ऑक्सीडेशन और फिनॉल की रिएक्शन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए। तो मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ अपने नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।